हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध एवं अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है और आपका पॉलिटी का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 तक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 15 यानी कौन सा है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका, किसने किसने राज्यपाल के पद की समाप्ति के लिए अनुशंसा की थी? किसने करी थी? तो राजा जो होगा वही करेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, राजमन्नार समिति के सिफारिश पर किया गया था। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा देखते हैं तो राजमन्नार समिति का जो है आपका, जिसका गठन 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पी.वी. राजमन्नार तथा अन्य 2 सदस्य थे। कौन से? पी.सी. रेड्डी तथा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। ठीक है, तो आगे इसमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? तो ये जस्ट अभी खराब ऊपर पढ़ा गया था, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसा किया गया था। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार समिति की गठित की गई थी, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई थी। अगला सवाल पूछा गया, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन सा है? तो अभी जस्ट पढ़ा गया था, राजमन्नार समिति रिपोर्ट जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि क्या वित्त आयोग क्या है यहाँ पर, एक मिनट, तो ये इसकी सिफारिश क्या था? कथन ये कहता है वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित हो। कारण कहता है राज्यों को वित्तीय सहायता मिल सके। तो सही है, दोनों आपका सही से व्याख्या भी मतलब ये दोनों सत्य हैं। ओके, अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सुझाव दिया कि क्या-क्या भैया सुझाव दिए? तो सुझाव दिया था कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। आगे बात करते हैं। अगला सवाल, एक मिनट भाई, हाँ यही तो था। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाँ ये तो हो गया। ये अगला सवाल है, सामान्य संसद किस सूची में प्रगणित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो संसद जो है आपका किस पे कर सकती है? तो संघ सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय दोनों पे कर सकती है, दोनों पे निर्माण कर सकती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, अनुसूची 7वीं अनुसूची के तहत कानून निर्माण की शक्तियाँ त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। पहला है संघ सूची, जिसमें आपका 97 विषय हैं थे पहले, अब वर्तमान में आपका 100 विषय हैं। अगर बात की जाती है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं, सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय, रेल, वायु परिवहन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी पर्यटन, डाक तार, टेलीफोन, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े विषय, तेल, खनिज, खानों का विनियमन, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित विषय, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना से जुड़े विषय, इतने यहाँ पर अगर चर्चा की जाती है तो ये सारे विषय आपके संघ सूची के विषय आते हैं। अगर बात की जाती है राज्य सूची के विषय, तो राज्य सूची में पहले थे आपके मूलतः इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, 61 विषय हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। कौन कौन से क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के? जैसे आपका लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय पर कर, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कारागार, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन, सड़क परिवहन, भूमि और भवनों पर कर, नाट्यशाला, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुओं पर कर, पथ कर यानी रोड टैक्स, ये सारे के सारे के आपके राज्य सूची के विषय होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची की अगर बात की जाती है तो इसमें आपके मूलतः 47 विषय थे, लेकिन आपके वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में आपके 52 विषय हो चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसमें 5 नए विषय जोड़े गए थे। कौन से विषय थे आपके? वन था, शिक्षा था, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण था, मापतोल, न्यायालयों का कार्य प्रबंधन, ठीक है,
और इसमें आपके न्याय प्रशासन, उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों को छोड़कर को शामिल किया गया, जो वर्तमान में कितने 22 विषय हो गए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं। जैसे आपका भ्रमण हो गया, आयोजन हो गया, आर्थिक और सामाजिक योजना, शिशु और अवयस्क, विवाह और विवाह विच्छेद, शिक्षा, सुरक्षा, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना अगर तो संघ सूची का, समाचार पत्र, कारखाना, मूल्य नियंत्रण, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि इसमें शामिल है। अगर बात की जाती है यहाँ पर जो वे विषय जो उपयुक्त तीन सूचियों में सम्मिलित नहीं है, वे अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट सूची में आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। आगे बात करते हैं, हाथों में सौंप दी गई थी तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उस सूची में किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है। यह व्यवस्था कनाडा से ली गई है, जो भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। सरकार के स्तर तथा विधायी शक्ति के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो केंद्रीय सरकार, आपका संघ सूची, स्थानीय सरकारें, अवशिष्ट शक्तियां, कह रहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां तो यार केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, संघ सूची दूसरा वाला गलत है। बाकी राज्य सरकारें राज्य सूची पर बना सकती हैं और केंद्रीय तथा राज्य सरकारें जो है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। अगला सवाल, भारत में शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसके पास में आती है। तो ये आपका आती है किसके पास में, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास में आती है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के पास में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपका नेगेटिव पूछा गया। तो संघ सूची में बैंकिंग आती है, हाँ सही है। राज्य सूची में एग्रीकल्चर आता है, सही है। समवर्ती सूची में विवाह आता है। विवाह विच्छेद किसमें, समवर्ती सूची में आता है। अवशिष्ट सूची में शिक्षा नहीं है, शिक्षा भाई साहब किसमें है, शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है। पहले आपका 42वें संविधान संशोधन के पहले शिक्षा जो था राज्य सूची का विषय हुआ करता था। भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान है, तो आपका केंद्र को प्राप्त है। किसको, केंद्र को प्राप्त है। सी वाला सही है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या घोषित होता है। तो क्या घोषित है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप आपका ये उद्घोषित होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है अवशिष्ट शक्तियां संघ की संसद को दी गई हैं, सही बात है। अवशिष्ट शक्तियों के मामले में भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अनुसरण करता है, ये भी सही है। और यहाँ पर अगर बात की जाती है अवशिष्ट शक्तियां, तो आपका कनाडा से ली गई हैं। फिर उसके बाद में अवशिष्ट भारतीय संविधान में 7वीं सूची में अवशिष्ट शक्तियां सूचित की गई हैं। ये फिर कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में दी गई थी। तो ये चाहिए, तो पहला और आपका चौथा वाला सही है। ठीक है, पहला और चौथा सही है। ठीक है, और अगर बात की जाती है, एक मिनट थोड़ा सा, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा सवाल था भाई, ये वाला। ठीक है, हाँ, अगला सवाल है आपका भारत के संदर्भ में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कौन सा वक्तव्य ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा भाई साहब ठीक है। तो आपका पहला कह रहा है कि लोकसभा किसी भी ऐसे विषय पर कानून बनाने के से एकमात्र अधिकारी है जिसका समवर्ती सूची में उल्लेख ना किया गया हो। तो लोकसभा क्या नहीं, संसद कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 248 में उल्लिखित हैं, ये तो सही है। अवशिष्ट शक्तियों में कर लगाने की वह शक्ति भी शामिल है जिसका 3 सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं है।
कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों में कर लगाने की वह शक्ति भी है शामिल है जिसका तीनों सूचियों में किसी भी में भी उल्लेख नहीं है, तो ये भी सही है। आगे बात करते हैं भारत संविधान के अनुच्छेद 248 में अन्य बातों के अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान किया गया, ये गलत है। तो 2 और आपका 3 वाला उत्तर सही हो जाता है। संविधान की विषय सूचियों में से दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो आपका संसद बना सकती है। कौन? संसद बना सकती है। अतिरिक्त विषय जो होंगे वो संसद बनाएगी। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। हाँ, बना सकती है। कैसे? कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित बनाने हो तो संबंधित राज्य की सहमति से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था में और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, तो आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा? चारों सही हो जाते हैं। ओके, एक गलत नहीं है, ये भी सही है। कह रहा है कि अगर स्टेट को सहमत है तब भी हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हैं तब भी हो जाएगा। संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था में। और चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाती है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सरकार की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हो तो राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है इसमें। ठीक है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संबंधित दो या अधिक राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। और आपका ये 356 है। ठीक है। आर्टिकल 250 के अंतर्गत आपातकाल के प्रवर्तन में होने पर। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व में जब राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले कम से कम 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। अच्छा, और क्या होगा? और पर ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सीमाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। संसद अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं वर्णित किसी भी विषय पर भी विधि बना सकती है। ओके। संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर केवल तब तक ही कानून बना सकती है जब क्या होगा? जब राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे। ओके। अगला सवाल बात करते हैं। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। राज्यसभा का एकमात्र कार्यक्षेत्र क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भाई साहब क्या होगा? तो पहला उत्तर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने के लिए निर्देश ना दे। नहीं, ऐसा कुछ संबंधित नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया गया है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। हाँ, तो ये सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है। नहीं, ये भी नहीं, गलत है। और अगर बात करते हैं चौथा वाला पॉइंट है कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो। हाँ, तो ये सही। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन सही है। 2 और 4 ऑप्शन सही है। अगला सवाल है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? राष्ट्रपति की इच्छा से। नहीं भाई साहब, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब आपका बना सकती है। ओके।
अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंस आपका पूछा गया है। ठीक है, नेगेटिव पूछा गया तो देख लेते हैं। कहता है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो ये तो सही है। नेगेटिव लेकिन पूछा है। अच्छा, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा, तो ये भी आपका सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के लिए बनाई जा सकती है, हाँ, तो ये भी सही है। और कह रहा है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है। ठीक है, नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव वाला ही हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से नहीं भाई, बहुसंख्यक सहमति से नहीं, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब? उत्तर हो जाएगा डी वाला, उसके सहमति हो या ना हो उससे मतलब नहीं, डी वाला सही। संसद की विधायी शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है। संसद की विधायी शक्ति में विधियां बनाना सम्मिलित है, तो क्या क्या भैया सम्मिलित है? तो देख लेते हैं। कह रहा है कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं प्रमाणित किसी भी विषय पर, हाँ, तो सही है, बना सकती है संसद। राज्य सूची की प्रविष्टियों के संबंध में यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल से वांछनीय माने, हाँ, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि किसी देश के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए चाहे वह राज्य सूची में आता हो, तो ये भी आपका सही। तीनों के तीनों उत्तर आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल है आपका राज्य सूची के विषय पर संसद विधि निर्माण कर सकती है यदि पहला राष्ट्रपति इसे ऐसा करने हेतु अधिकृत करने का आदेश जारी करे, गलत है। उच्चतम न्यायालय इस संबंध में संसद को अधिकार प्रदान करे, गलत है। अच्छा भाई साहब, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें वह यह घोषणा की जाए कि राज्य संबंधी विषय पर विधि निर्माण करना राष्ट्रीय हित में समीचीन है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका तीसरा वाला एकदम सही है। ठीक है, अगला सवाल है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है, तो आपका कह रहा है संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी, तो आपका जो होता है वो आपका कौन सा संशोधन विधेयक पारित होता है? तो ये होता है आपका सदन की कुल संख्या के, टी वाला सही है, सदन के कुल संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संतुष्टि के उपरांत आपका डी वाला उत्तर सही हो जाता है। संघ और राज्य की सहमति से संशोधन होने वाले प्रावधान इस प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। इसके पश्चात यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यों के अनुमोदित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद पश्चात यह संशोधन मान्य होता है। उस कर को चुनिए जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाता है, संघ एवं राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो आपका इनकम टैक्स ही है। ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है केंद्र सरकार द्वारा आपका लगाया जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर संघ द्वारा उद्गृहित तथा संग्रहित संघ राज्यों के बीच वितरित करता है कृषि आय से भिन्न आय पर कर। ठीक है, और यहाँ पर आपका लिखा है 80वें संविधान संशोधन के पश्चात संघ सूची में वर्णित सभी करों और शुल्कों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाता है। सीमा शुल्क और निगम कर आदि जैसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा वसूल एवं रखे जाते हैं।
अगला सवाल है आपका, कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है कथन, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्य संघ राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, नहीं यार रखते हैं, ठीक है। राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार बनाते हैं, नहीं, अपनी सूची में बनाए, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, नहीं, ये तो आपका यूएसए में है, यूएसए में, यहाँ नहीं है, भारत में नहीं। अगला कह रहा है कि तीन सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। हाँ, सही दी जाती है भाई, ठीक है, केंद्र का ही माना जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैच कराना है, ठीक है। तो कर से संबंधित जो है, तो इसको आप यही देख लेते हैं। जो केवल संघ का कर है कौन, वो सीमा शुल्क है। केवल राज्य का कर है वो बिक्री कर हो जाता है। संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है, तो कह रहा है संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित शुल्क होता है, तो आपका निर्मित औषधियों पर उत्पाद शुल्क जो होता है। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों में सौंपे जाने वाले शुल्क जो होता है, ये आपका कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क जो होता है, वो आपका इनकम टैक्स जो होता है, ये आपका इससे संबंधित है। तो अब आप मैच करा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मैच करा लीजिए। केवल जो आपका संघ द्वारा कर होता है, तो आपका वो अभी जस्ट पढ़ा गया था, सीमा शुल्क होता है, ठीक है, सीमा शुल्क हो जाएगा। और जो आपका ये केवल राज्य का, तो आपका बिक्री कर हो जाता है, ठीक है, बिक्री कर। संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित, तो आपका निर्मित औषधियों पर उत्पाद शुल्क होता है। आर्टिकल 268 के तहत संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले शुल्क जो होते हैं, आपके कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार पर जो शुल्क होते हैं, वो इससे संबंधित होते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका वही वाला पूछा जा रहा है, कौन क्या लगाता है, ठीक है। कह रहा है कौन से कथन आपके सही सुमेलित हैं, तो देख लेते हैं भाई। पहला दिया गया है, संघ द्वारा लगाए गए कर एवं राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर अष्टांश शुल्क, तो सही है, ये तो बिल्कुल सही मिलान है। कह रहा है संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर स्टाम्प शुल्क, सही है भाई। केंद्र द्वारा लगाए और उगाए गए किंतु राज्यों को समानुदेशित किए गए कर, रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर जो लगाता है, वो आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। दोनों सही है आपका। यहाँ पर अगर बात की जाती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर जो होते हैं स्टाम्प शुल्क है, ठीक है। अनुच्छेद 269 के अनुसार संघ द्वारा लगाए गए और उगाहे गए किंतु राज्यों को समुदेशित किए गए कर रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर है, ठीक है। अगला सवाल, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, तो 245 और 246 आर्टिकल जो है शक्तियों के विभाजन के बारे में बताते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, तो आपका ये हो जाता है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा जाता है, म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है, ठीक है। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगर बात करते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों को म्युनिसिपल संबंध जैसा विशेषण वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में दिया गया है, क्योंकि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्र के हिस्से में आता है। फलतः राज्यों की योजनाएं मूलतः अनुदानों पर ही आश्रित होकर रह गई। यह बात उस समय विशेष रूप से कही जाती है जबकि केंद्र एवं राज्यों में पृथक राजनीतिक दल की सरकार हो, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, तो ये कैसे कह सकते हो, तो वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता, ठीक है। तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं,
तो संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर निर्भर करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करते हैं और बातचीत के लिए तंत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो तीनों चारों पॉइंटों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर करते हैं, नीतिक न्यायिक व्याख्याओं पर करते हैं, बातचीत के लिए तंत्र पर करते हैं। तो आपका कौन, चारों के चारों आपके सही हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। चलिए भाई साहब, कैसे प्रभावित होते हैं तो देख लेते हैं। संविधान के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं, हाँ होते हैं। नियोजन प्रक्रिया से यानी प्लानिंग प्रोसेस से होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से होते हैं, मतलब कंट्रोडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट से होते हैं, हाँ होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डिक्टेट यानी हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से होते हैं, हाँ होते हैं। तो यानी चारों के चारों पॉइंट से केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट है, अगला पॉइंट बता रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, हाँ बढ़ती रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो हाँ नहीं है, इसलिए आपका ये सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए वो मांग बढ़ती भी रहती है। सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारतीय संविधान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्राप्त होता है। यहाँ पर बात की जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप से संघीय है, समस्त शक्तियां केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित हैं और संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध कौन सा भाग है, भाग 11 है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों तथा 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, वित्तीय संबंध किसमें बताए गए हैं, तो भाग 12 में बताए गए हैं। ठीक है, अगला बताते हैं। अगला सवाल, केंद्र एवं राज्यों के बीच में केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, और क्या ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, मात्र राज्यों की विधायिकाओं की बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है, ऐसे नहीं कर सकते। तो डी वाला उत्तर सही हो जाता है। थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय, अभी जस्ट पढ़ा गया था, वित्तीय वाला कौन सा भाग, भाग 12 में बताया गया। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद आपका 268 से 293 के बीच में बताया गया। अनुच्छेद 265 उल्लिखित करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर ना तो अध्यारोपित किया जाएगा ना एकत्र किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 265 बताता है। आर्टिकल 268 संघ एवं राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था करता है और आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग संबंधी प्रावधान है। केंद्र एवं राज्य के मध्य करों तथा राजस्व के विभाजन संबंधी प्रावधानों पर सिफारिश दे देता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य करों का विभाजन संघीय ढांचे से संबंधित है। इन प्रावधानों को निलंबित या समाप्त करने के लिए विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है। ऐसा संशोधन राज्यों के विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से होता है। ठीक है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ना बाबा ना, सीधे कैसे तुम यहाँ ले लोगे। ठीक है, नहीं ले सकते। यहाँ पर अगर बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 से 293 में केंद्र एवं राज्यों को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है, भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, किंतु कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। राज्य से ले लो, काम चला लो। अगला कह रहा है कि अभी जस्ट एक मिनट, कहाँ चला है, हाँ अगला सवाल पूछा गया, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, अच्छा उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आर्टिकल आपका 257 कहता है,
57 कहता है। ठीक है, 257 में जस्ट क्या बोला गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे एक संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होता है जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। संघात्मक व्यवस्था अगर बात की जाती है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा होता है, संविधान के द्वारा होता है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ एवं इसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए भी लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। संघात्मक राज्य में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों में परिवर्तन समुचित संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल, संघात्मक राज्य में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद। और कौन कौन से परिषद हैं भाई? तो और दूसरा है एकल न्यायिक व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवाएं, और फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी वाला उत्तर सही हो जाता है। क्या कह रहा था? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु ये संस्थाओं की आवश्यकता होती है। कौन सी? इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, रीजनल काउंसिल। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आवश्यक होती हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर जस्ट लिखा भी है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, जो कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण को प्रकट करता है। यद्यपि संविधान में कुछ ऐसे उपबंधों का समावेश किया गया जो उसे एकात्मकता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता के प्रोन्नयन हेतु विभिन्न संस्थाओं को आवश्यक माना गया, जैसे एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें और राष्ट्रीय विकास परिषद आदि। अगला सवाल, सरकारी आयोग ने निम्नलिखित संबंधों में संस्तुतियां दी थी। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में इन्होंने संस्तुतियां दी थी। किसने? सरकारी आयोग ने दी थी। सरकारी आयोग केंद्र राज्य एवं मध्य संबंधों तथा उनके बीच शक्तियों के वितरण पर विचार करने हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1998 में प्रस्तुत की थी। इसके अन्य सदस्य आपके बी शिवरामन तथा S.R. सेन थे। सरकारी आयोग में किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में आपका ये इसके लिए स्थापित किया गया था। सरकारी आयोग का मुख्य लक्षण क्या था? संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण, सरकारी व्यय की कार्यदक्षता एवं मूल्यांकन। अच्छा भैया, और केंद्र राज्य संबंधों के पुनरीक्षण। तो सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाता है। सरकारी आयोग से कौन नहीं जुड़े थे? ठीक है, तो आपका ये तो जुड़े थे, जस्टिस आर.एस. सरकारिया, शिवरामन और आपका डॉक्टर एस.आर. सेन, ये नहीं थे। वो भी अलिगेशन नहीं थे। सी वाला उत्तर गलत है। कौन सा सदस्य था? ठीक है, कौन से सदस्य थे? तो आपके सेन जी थे, ये डॉक्टर एस.आर. सेन थे। ठीक है, एस.आर. सेन थे, ये लोग नहीं थे। ठीक है, ये लोग नहीं थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो ये आपका सरकारी आयोग जो 1983 में जिन्होंने रिपोर्ट दी थी उसकी ये बात थी। जो आपके कौन थे? रणजीत सिंह सहकारिया थे। ठीक है, रणजीत सिंह सहकारिया। ओके, अगला सवाल,
अगला सवाल, ये अच्छा इन्होंने 3 सिफारिशें दी थी, कौन-कौन सी दी थी? इन्होंने कहा था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को राज्य जिसमें वह नियुक्त किया जाए के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है? मतलब जिस स्टेट में नियुक्त किया जाए उसका स्टेट का नहीं होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए। उसे राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखना चाहिए, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किए जाने के पहले राजनीति में सक्रिय ना रहा हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कहता है आयोग ने केंद्र की शक्तियों में कटौती की मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। शाबाश, एकदम बात सही है। केंद्र राष्ट्र संबंधों के बारे में गठित आयोग का क्या नाम था? सहकारिता आयोग था, ठीक है, सहकारिता आयोग। अगला सवाल, सरकारिया सरकारिया आयोग जो था, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं? केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित हैं। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए तो आपका हो जाता है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है। अगला सवाल है सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी तो आपका सरकारी आयोग ने जो सिफारिश दी थी वो मजबूत केंद्र की सिफारिश दी थी, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था, ठीक है, मजबूत केंद्र की, यानी ए वाला उत्तर सही है। केंद्र राष्ट्र संबंधों में सरकारी आयोग की सिफारिश क्या थी? तो इन्होंने कहा था सुरक्षा बलों को राज्यों में उनकी इच्छा के विरुद्ध तैनात नहीं करें, ठीक है। ये तो नहीं कहा था योजना आयोग को स्वायत्त संस्था बना दिया जाए, सही है। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय आवश्यक है, अनुच्छेद 368 समाप्त कर दिया जाए। तो आपका कह रहा है कि कौन सा सही है? तो सी वाला सही है, ठीक है। योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय आवश्यक है, तो सी वाला सही है। बाकी उन्होंने थोड़ी ना कहा था ये हटा दिया जाए, 356 को समाप्त कर दिया जाए, सुरक्षा बलों को राज्यों में, ये ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। किन समितियां के आयोग के या केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रदान की? किन समितियों ने, मतलब इनमें से किन्होंने? तो राजमन्नार समिति और सरकारिया समिति। तारकुंडे समिति ये नहीं थी संबंधित, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर बात की जाती है राजमन्नार समिति एवं सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया गया, लेकिन तार किस में होते हैं? चुनाव में होते हैं, तार नहीं लोगों के चुनाव सुधारों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था तारकुंडे समिति का। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित वादों के अधिमतों में से किनका केंद्र राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? तो केंद्र राज्य एस.आर. बम्बई, केशवानंद भारती केस, और कौन सा है भाई? और आपका हो जाता है विशाखा केस, इंदिरा शानी केस। तो ए वाला सही है, केवल ओनली ऑन किसका? ओनली ऑन एस.आर. बम्बई केस। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं भाई क्या है। उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बम्बई बनाम यूनियन इंडिया 1994 के वाद के अधिमतों से संघ राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया। राज्यपालों को यह हिदायत दी गई किसी भी राज्य सरकार को बहुमत है या नहीं, इसका निर्णय राजभवन में नहीं होना चाहिए, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। इंदिरा शानी बनाम जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, इंदिरा शानी केस। और आपका केशवानंद भारती वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया। विशाखा केस आपका यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? राजमन्नार कमेटी सही है, सरकारिया कमेटी सही है, और फिर उसके बाद में आपका तीसरी वाली भी है, ये भी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ठीक है। और ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो रिपोर्ट है ये नहीं, ठीक है। 1, 2, 3 वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का सुझाव था कि वित्त आयोग को स्थायी रूप से स्थापित किया जाए और राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो तथा केंद्र पर कम से कम निर्भर होना पड़े, ये इनका था आपका, ठीक है। तो अगर बात की जाती है कौन, राजमन्नार तथा सरकारिया तथा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पुंछी आयोग, भाई साहब बात करते हैं। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग भी किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है पुंछी आयोग। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2007 में केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग को केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उसमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। पुंछी आयोग ने संघ एवं कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को 6 माह के भीतर निपटाने की कोशिश की थी। अगला सवाल, केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की थी? तो 6 माह। जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था 6 माह। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो आपका भाग 11 है, अध्याय 1 है। भाग 11 अध्याय 1 बताता है। अध्याय 1 बताता है। कौन सा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो आपका देखो, सरकारिया आयोग संबंधित है, राजमन्नार आयोग संबंधित है, पुंछी आयोग भी संबंधित है, और भी कोई है इसमें? पुंछी आयोग भी संबंधित है। और आपका कह रहा कौन सा नहीं था? ठीक है, तो इंद्रजीत आपका गुप्ता समिति ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का चुनाव के राज्य द्वारा वित्तीयन से है। केंद्र एवं राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों तथा समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। राजमन्नार जो समिति है 1969, सरकारिया 1983, पुंछी 2007। कौन सा केंद्र राज्यों के संबंध पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो देखो, सरकारिया आयोग बनाया गया था, राजमन्नार बनाया गया था, पुंछी आयोग बनाया गया था। ये आपका नहीं हो जाता है। सोराबजी आयोग ये नहीं है। ठीक है, सोराबजी आयोग या केंद्र तथा राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था। इस आयोग का संबंध पुलिस सुधार से है। ठीक है, पुलिस सुधार से। किसका? सोराबजी पुलिस से संबंधित है। ठीक है, पुलिस सोराबजी से संबंधित है। संविधान के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया। ये अधिकार ये कहाँ से लिया गया, ये पूछा गया। तो आपका ये लिया गया भाई साहब, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार लिया गया। 1935 के अनुसार यहाँ पर बंटवारा किया गया है। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। केंद्र तथा राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारतीय संविधान 1935 का अनुसरण करता है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है, और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का आत्यंतिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों पर उपबंध है। न्यायधातव्य की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्ग्रहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर लगे हुए कुछ कर पूर्णतः अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है, बांटे जाते हैं। अगला सवाल कौन सा है? भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किससे संबंधित है? आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। सी वाला उत्तर सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की अगर बात की जाती है के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 123 नहीं, हाँ, आर्टिकल 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में निम्न विवाद आते हैं, जिससे भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है। ठीक है, मूल अधिकारिता में आएगा। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, मूल अधिकारिता क्षेत्र में आएगा। एक और भारत सरकार और दूसरी किसी राज्य या राज्यों और या दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए, तब भी मूल अधिकारिता क्षेत्र में आएगा। अगला सवाल, कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? कौन से कारक हैं जो आपका कह रहा है कि राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके हो जाते हैं इसमें। तो आपके 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ,
राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं। दृढ़ दृढ़ दलीय अनुशासन, ठीक है। हार्ड पार्टी डिसिप्लिन, ठीक है, हाँ ये सही है। फिर कह रहा है केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, बिल्कुल निर्भरता है। क्षेत्रीय दलों का उदय, ये भी तो आपका 2 3 4 वाला सही हो जाता है। 2 3 4 वाला बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल, कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है, किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच में वितरित किया जाता है। केंद्र द्वारा लगाया मतलब वो इनकम टैक्स ही तो होता है, अभी जस्ट पढ़ा गया था। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर जो लगाया जाता है वो आपका वो केंद्र द्वारा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन बांटा सब में जाता है। और भैया तुमको राज्यों को भी दे देंगे। अच्छा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है, सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, सही है। बीमा संघ सूची में नहीं आता है, गलत तो लिखा है। अरे आता तो है, ठीक है, इसलिए यही तो निगेटिव पूछा। वन समवर्ती सूची का विषय, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पर करा कि किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत एक संघीय परिसंघ है, ठीक है। किनसे होता है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से निर्धारित होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाता है, क्या भारतीय संघ व्यवस्था पर अरे एक मिनट भली भांति दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने आते हैं वह यह है कि यद्यपि हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक है, उसकी आत्मा एकात्मक है। और दूसरे शब्दों में, जहां एक तरफ संघात्मक व्यवस्था अपनाने पर भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर अधिक है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। चलिए अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात करते हैं। अंतर्राज्यीय संबंध है, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भाई साहब बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन से कथन सही है। तो या इसकी स्थापना भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन की गई, हाँ सही है। या यह एक सिफारिश करने वाला निकाय है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है परिषद के विचारार्थ मामलों को प्रक्रमित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति है। परिषद की एक स्थायी समिति है, ये गलत है। तो 1 2 वाला केवल सही है, बाकी आपका तीसरा गलत है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान में अनुच्छेद 263 के तहत किए जाने का प्रावधान है। परिषद के विचारार्थ मामलों को प्रक्रमित करने के लिए भारत के गृह मंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति होती है। किसके भैया, ये गृह मंत्री लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाती है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। सर्वप्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था और वहाँ पर लिखा था पीएम, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत था। ये लिखा था क्या, इन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं, यहाँ पर कौन सा है, गृह मंत्री, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर अगर थोड़ा बात कर लेते हैं, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और तथा उस पर सलाह देना, और इसके अतिरिक्त या केंद्र तथा राज्यों तथा या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करती है। राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करती हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं, सलाहकारी होती है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है, संवैधानिक प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करता है, ठीक है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था। भारत में किन्हीं अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, हाँ सही बात है। केंद्र एवं राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण करना, विचार करना, सही है। राज्यों के मध्य समन्वय के विचारों पर संस्तुतियां करना, सही है, ठीक है। आपका तीनों के चारों के सही है। कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो कौन हो जाता है आपका गठन करेगा, कौन, आपका राष्ट्रपति इसका, और एक समिति जो होती है उसका आपका अध्यक्ष कौन होता है, आपका गृह मंत्री होता है, अभी जो ऊपर पढ़ा गया था। कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, तो आपका कौन सा है, सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1990 में किया गया था। आर्टिकल कौन सा, 263। अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है। चलिए यहाँ पर इसमें होता है कौन है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।
यहाँ पर वीपी सिंह 1900, जिसके आधार पर 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक का प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट स्त्री जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, गृह मंत्री सहित होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, जिसका कार्य क्या होता है, राज्यों के बीच इसका कार्य होता है राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना एवं सलाह देना। केंद्र और एक या एकाधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण एवं विचार करना। ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने एवं विशिष्टता, नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। तो आपका क्या हो जाता है, ये सारे पॉइंट आपके इससे संबंधित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा अनुच्छेद, कौन अंतर्राज्यीय परिषद 263 के सदस्य हैं। तो ये आपका राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्यों के प्रशासक होते हैं। प्रधानमंत्री तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री समित अन्वेषक होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री 6 संसदीय मंत्रिपरिषद सदस्य तथा अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री 6 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। अच्छा, और प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता आपका सभी ये सदस्य, ये गलत है। आपका जो सही पॉइंट बिल्कुल सटीक बैठता है, ये वाला हो जाता है। प्रधानमंत्री 6 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी संघ राज्यों के प्रशासक जो होते हैं। चलिए, ये सही है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की, तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 1990 में जनता पार्टी की सरकार थी। अगला सवाल, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, उसका क्या, तो ये सरकारी आयोग हो जाता है। कौन सी एक संस्था का नाम भारतीय संविधान में उल्लिखित है, तो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है। आर्टिकल 263, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके समय में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, जनता पार्टी की सरकार थी 1990 में। सी वाला उत्तर आपका भाई साहब सही हो जाता है। आर्टिकल 263 में बताया गया है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अगर बात की जाती है, अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। कौन सशक्त है, संसद है, मंत्रिपरिषद है, और कौन है भाई साहब, तो आपका भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, गठन कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल कौन सा, 263 है। आर्टिकल कौन सा, 263 है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और किसके द्वारा होता है, आर्टिकल 263, सरकारी आयोग। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी। 1990 में आपका जो गठन किया गया। ठीक है, गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री स्तरीय होते हैं, और आपके सभी राज्यों के आपके सीएम होते हैं, और जो आपके यूटी होते हैं, जितने भी यूटी हैं उनके आपके प्रशासक होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये हो जाता है संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। दूसरा वाला उत्तर आपका एकदम लल्लनटाप है, एकदम सही हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। क्षेत्रीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद का प्रमुख कार्य होता है अंतर्राज्यीय विकास में सहयोग करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना, अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना। बिल्कुल सही। ठीक है, लल्लनटाप आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर बैठ जाएगा, डी वाला बिल्कुल उत्तर सही बैठ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका गठन संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत को 4 तथा 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया था। वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। शाबाश। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार की राजनीतिक संतुलन की अवस्था को निर्धारित करती हैं। क्षेत्रीय परिषदों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सीमा विवाद के मामले के संबंध में सलाह देती हैं तथा राज्य के मध्य सहयोग तथा एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। संघ का जो गृह मंत्री होता है सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, कितनी क्षेत्रीय परिषदें चल रही है, 5। सबका अध्यक्ष कौन है, गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषदें राज्य सरकारों को तथा भारत सरकार को सलाह देती हैं। किसको किसको देंगी, जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं भाई साहब, राज्य सरकार
सरकारों और भारत सरकार को सलाह देती हैं। यह परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करते हैं। शाबाश, चलिए आप बात करते हैं भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कौन सा आपका कथन सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करते हैं, एकदम लल्लन टाप है, सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, एकदम सही बात है। दोनों उत्तर सही हैं, एक और दो, दोनों उत्तर सही हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का एक लक्षण नहीं है या एक संवैधानिक संस्था है। गलत बात है, संवैधानिक संस्था नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई, सही बात है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद शामिल में है, सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है, ठीक है। अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है तो आपका देख लेते हैं। तो आपका कह रहा है उसका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण, उनका अस्तित्व भारत के संविधान के कारण है। भारत में 4 स्थायी परिषदें हैं, सही है। वे भारत सरकार और राज्यों के संघ सरकारों के बीच में संबंधों को समन्वय करती हैं, सही है। इसकी स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से होती है, सही है। तो आपका कौन सा हो जाता है, 2, 3, 4 वाला सही है, एक वाला गलत हो जाता है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, तो परामर्शदात्री संस्थाएं होती हैं, दूसरा वाला ऑप्शन उत्तर सही हो जाता है। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में फिर सवाल पूछा गया, तो ये इसमें क्या होता है, इसका अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है। मतलब सभी के सभी जो आपकी 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पांचों क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री होता है, और ये परामर्शदात्री निकाय, ए वाला उत्तर एकदम लल्लन टाप है, सही है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष आपका ये होता है गृह मंत्री, और यह पदेन होता है, ठीक है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच में होता है। कावेरी नदी आपका होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पौडुचेरी, ठीक है। ये ज्योग्राफी से भी कई बार सवाल पूछा गया। कौन सा कह रहा है कि कहाँ कहाँ पे कावेरी नदी जल विवाद जो बंटवारा है, ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी से संबंधित है। चलिए यहाँ पर टीएमसी वाला पानी वगैरह यहाँ पर दिक्कत था, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, अंतर जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या, ये पूछा गया। ओ भाई मेरे भाई, ठीक है, इतना तकड़ा पूछ लिया गया। तो महादायी जल विवाद जो है आपका 3 राज्यों से संबंधित है। अब गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण आपका ये गोदावरी हो जाता है 5 राज्यों से, नर्मदा जल वाला हो जाता है 4 राज्यों से, महानदी जल विवाद 2 राज्यों से। तो कौन कौन से देख लेते हैं। महानदी जल विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। नर्मदा गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। उसी के आस पड़ोस वाला ही स्टेट होगा, जैसे गुजरात पड़ोसी एमपी, एमपी का पड़ोसी गुजरात, गुजरात का पड़ोसी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पड़ोसी राजस्थान। अगला गोदावरी आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से संबंधित है। और महादायी जल विवाद आपका है गोवा को कर्नाटक, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला सवाल है, अगला सवाल पूछा गया आपका अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मशीनरी सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो सबसे अधिक प्रभावी होती है अंतर्राज्यीय समितियां, जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है। तो डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कि यहाँ पर अगर बात की जाती है अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने में, तो अंतर्राज्यीय समितियां अधिक प्रभावी रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से एक लोकहित की सिद्धि होगी। शाबाश, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के क्षेत्राधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा विषय बाहर रखा गया है। कौन सा विषय भाई साहब बाहर रखा गया, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्यों के मध्य उठने वाले विवादों की जांच पड़ताल करना, उनका परामर्श देना। हाँ, तो ये तो रखा गया है। किसी अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी में या उससे जल के उपयोगिता, वितरण तथा नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद का अधिनिर्णय, ये संबंधित नहीं है, ठीक है। इसको बाहर रखा गया है। ऐसे विषयों का अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करना जो जिसका संगम कुछ अथवा सभी राज्यों तथा संगम एक या अधिक राज्यों का सामान्य हित हो, ये तो रखा गया है, ठीक है। अगला कह रहा है किसी ऐसे विषय पर अनुशंसा करना जो विशेषकर इस विषय से संबंधित नीति और कार्य के से बेहतर समन्वय अनुशंसा करता है, ये भी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
ये लिखा है किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में या उससे जल के उपभोग या वितरण या नियंत्रण से संबंध में किसी विवाद का परिवाद या अधिनिर्णय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है, यानी संसद के द्वारा किया जाएगा। इसके विषय में अंतर्राज्यीय परिषद के क्षेत्राधिकार से इसे बाहर रखा गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 262 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। केंद्र ने ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है, केंद्र कर सकती है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? कौन सी भी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हो जाती हैं, तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी हैं। तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ये वाला है, ठीक है। राज्यपाल सम्मेलन ये भी है, आंचलिक परिषद है ये भी है, अंतर्राज्यीय परिषद ये आपका आर्टिकल 263 में बोला गया, तो ये आपका ये नहीं हो जाता है। तो 1 2 3 आपका उत्तर सही हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, चलिए देख लेते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है, तो आपका कौन हो जाता है, तो आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाती है कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, 5। उनका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है, ठीक है, गृह मंत्री होता है। कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के उत्तर क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का क्षेत्र नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश किस में आता है, अभी जस्ट पढ़ा गया था। उत्तर प्रदेश किस में आता है, मध्य क्षेत्रीय में आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन सा होता है, पदेन अध्यक्ष आपका जस्ट वो भी पढ़ा गया था, कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। किसी का भी हो, सबका होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है। अगला सवाल थोड़ा और बचे हैं, देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण उन व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा शर्त संबंधित विवाद का न्याय निर्णयन करती है जो क्या होते हैं भाई, जो आपके संघ के कार्यकलापों से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति है, ये बिल्कुल सही है। रक्षा बलों से संबंधित नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में किसी न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति ये भी नहीं होता है। अगला सवाल, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है, तो उस भारत का संविधान करता है, भारत का संविधान करता है, भारत के संविधान के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान राज्य सरकारों को कृषि आयकर समानुदेशित करता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान जो राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र एवं राज्य के लिए वित्त का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1952 में की गई। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। इस परिषद का कार्य राष्ट्रीय नियोजन के कार्य का निरीक्षण करना होता है। चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा आपका अगला चैप्टर आपका 16 नंबर जो आपका जुडिशरी से है, न्यायपालिका से संबंधित है। कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर सभी, अरे भाई लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक भी कर देना और कमेंट एक अच्छा सा छोड़ के जाना अगर आप वीडियो देखे हो तो। थैंक यू सो मच, और दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर देना।